तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था रिजल्टेंट फाइंड करना, है ना। तो बच्चों, जो हमने एडिशन देखा था, आपने ये एडिशन पूरा समझा था, फॉर्मूले पूरे मैंने ड्राइव करवाए थे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्ज़ाम में आता है एक्चुअली में। ये डेरिवेशन जो ड्राइव करवाया था ना, ये एग्ज़ाम में आता है ड्राइव होने के लिए। तो चलिए ये डिस्कस कर लिया था अपन ने, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू ऑफ b प्लस ए। और सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अभी आपके लिए इतना इनफ है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। इसके बाद बच्चों मुझे सिखाना है आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो चलिए बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अपन देखते हैं। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए मान लीजिए ये वेक्टर a है ना, और आपको माइनस ये वेक्टर करना b। वेक्टर a में से वेक्टर b को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एकदम सिंपल। यदि हमको सब्ट्रैक्ट करना तो हम लोग एडिशन की ही हेल्प लेते हैं, मतलब हमारा टारगेट है a माइनस बी फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर a, इसका लाइक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट, चलिए a माइनस बी कर रहे हैं ना, तो a माइनस और ये हो गया आपका b। फिर ये वेक्टर a, माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा प्लस। अब जैसे ही माइनस यहाँ जाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर हो गया। तो फर्स्ट वेक्टर का नेम क्या हो गया a बार, और सेकंड वेक्टर का नेम क्या हो गया माइनस b बार। ये ऐसा हो गया। अब दोनों वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। और ऐड करना तो आप जानते हो, ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करते हो, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करोगे, और सेकंड वेक्टर का टेल कहाँ रखोगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, है ना। तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। यही सीखा आपने। मतलब ये क्या हो गया, a प्लस माइनस बी, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो इस तरीके से आपको मिल गया a माइनस बी, एकदम सिंपल। पर साथ ही साथ मुझे अब ये भी बताना है कि बच्चों ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो आप प्रूफ करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए b माइनस ए। अब b माइनस ए कैसे करेंगे, तो पहले फर्स्ट वेक्टर b आ गया तो b का लाइक वेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर माइनस a वेक्टर ऐसा आ जाएगा, राइट। अब फिर से सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मैंने कैसे सिखाया, वेक्टर फर्स्ट वेक्टर, फिर माइनस साइन को यहाँ कर दोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ माइनस जाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ऐड करने का तो तरीका एकदम सिंपल है, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करोगे, और सेकंड वेक्टर का टेल कहाँ रखोगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, ऐसा। ये तो रिजल्टेंट कहां से कहां होता है, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, ऐसा। इसको क्या बोलोगे, b प्लस माइनस ए, मतलब b बार माइनस a बार। तो बच्चों एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, a माइनस बी ऐसा आ रहा था और b माइनस a अपोजिट जा रहा है। मतलब यदि आप यहां ध्यान दें तो ये था आपका a माइनस बी, ये ऐसा आया, हेड डाउनवर्ड आया था, और b माइनस ए को देखो आप अपोजिट आया है,
ऐसा प्रॉपर स्केल से जब ड्रॉ करोगे तो आपको देखने मिलेगा दोनों की लेंथ इक्वल आ रही है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों कैसे वेक्टर हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो आप क्या बोलोगे फिर, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। इसका मतलब a बार माइनस बी बार इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, क्योंकि यदि ये इक्वल वेक्टर होते तो फिर इक्वल लगाते अपन। लाइक वेक्टर का कैसे होता है, डायरेक्शन में भी सेम रहते हैं, ये तो अपोजिट वेक्टर है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, राइट। तो बच्चों इसके आगे फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एडिशन आपने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, नेक्स्ट अपन को देखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन बच्चों मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको सीखना पड़ेगा रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब जब रिजोल्यूशन में पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ा रहा हूं पहले मैं फर्स्ट इन टू डायमेंशन, फर्स्ट इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन। देखिए क्या बोल रहा हूं समझिएगा। देखो बच्चों ये हो गई आपके पास में एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। यहां पर मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए एक्स बार, मतलब आप समझ गए इस वेक्टर की जो लेंथ है वो ए एक्स है और डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब यदि इसी वेक्टर को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ए एक्स आई, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो अभी फिलहाल बच्चों ये है फर्स्ट वेक्टर। और मान लीजिए यहां पर एक वेक्टर ऐसा है अलोंग वाई एक्सिस, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, ए वाई बार। अब यदि इसी वेक्टर का मैं यहां पर लाइक वेक्टर ड्रॉ कर दूं ऐसा, तो आप ऐसा बोलोगे ए वाई बार। आपको दिख रहा है कि सेकंड वेक्टर का टेल यहां रखा है फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। यदि इन दोनों का रिजल्टेंट पूछूंगा तो आप ऐसा बना दोगे, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। और सपोज इसको आपने बोल दिया ए बार, राइट। मतलब ए बार जो है वो क्या है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ए, चलिए ऐसा ना करके और थोड़ा सा इजी करते हैं, ये ओ, ये पी और ये क्यू। जैसा मैंने आपको सिखाया है उस बेसिस पर यदि पूछूं ओ पी बार प्लस पी क्यू बार, तो जैसा आपने एडिशन में सीखा है वैसा आप बोलोगे, कहां से कहां ऐड करोगे, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो आप बोलोगे ओ क्यू बार, ऐसा बोलोगे। ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज ओ पी बार, तो आपका आंसर होगा सर ए एक्स बार। यदि मैं पूछूंगा व्हाट इज पी क्यू बार, तो आप बोलोगे ए वाई बार, ए वाई बार। और मैं पूछूंगा व्हाट इज ओ क्यू बार, तो आप बोलोगे ए बार, है ना। जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर आप ये बोलोगे कि ए बार एक्चुअली में क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब बच्चों इसी चीज को मान लो ऐसा लिख दूं मैं, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस ए वाई बार। तो कुछ बदला क्या, नहीं बदला भाई। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया, इतने तो किया मैंने। लेकिन रीड करने में फर्क आ गया। यहां पर ये इन दोनों का एडिशन है, रिजल्टेंट है, और सेकंड में आपने वेक्टर ए को रिजॉल्व कर लिया है इसके टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। भाई यदि मान लीजिए सपोज मैं बोलता है 2 रुपीज एंड 5 रुपीज, तो आप बोलते 7 रुपीज। भाई ये आप मान लीजिए आपने मुझे 2 रुपीज दिए और दूसरे फ्रेंड ने 5 रुपीज दिए, तो मेरे पास में 7 रुपीज आ गए। और जब 7 आ गए तो मैंने इस 7 में से एक को 2 दे दिए और एक को 5 दे दिए।
तो मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, दोनों बात में फर्क आ गया। यहाँ पर इन दोनों का एडिशन है और यहाँ पर इन एडिशन ये है और यहाँ पर क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, तो फर्क आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने वेक्टर ए बार को रिजॉल्व कर दिया इसके टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। इसमें से अपन चाहें तो अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स आई लिख सकता हूँ। भाई वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स आई प्लस ए वाई बार को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी लेंथ मान लीजिए यहां तक कितनी है, ए वाई, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, ए वाई है तो अलोंग वाई एक्सिस, तो आप इसी को क्या लिखेंगे, ए वाई जे। तो इस तरीके से आप वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं और इसीलिए वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था आई जे के टर्म्स में। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए वेक्टर ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, इसका मतलब है फर्स्ट वेक्टर जो था उसका मैग्नीट्यूड कितना 2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना 3। अब ये तो मैंने सिखाया बच्चों वेक्टर का रिजोल्यूशन। अब मैं बोलूंगा नहीं इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड तो वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फर्स्ट वेक्टर दिख रहा है ए एक्स, सेकेंड वेक्टर दिख रहा है ए वाई और उनका ये रिजल्टेंट है और दोनों वेक्टर कैसे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लोगे आप मॉड ए, तो आप क्या बोलोगे, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax इंटू ए वाई इंटू कॉस 90, ऐसा कर लोगे क्योंकि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको ax दिख रहा है ये, और cos 90 आपको पता है कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको ये बचेगा, है ना। और वैसे भी यदि आप देखते हैं यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम यदि अप्लाई करते तो इसकी लेंथ कितनी होती है, हाइपोटेनियस की लेंथ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दिख रही है आपको, ए वाई, और बेस की लेंथ कितनी, ए एक्स, ये आया था। पर इसमें हुआ ये कि यदि आपको ऐसा वेक्टर पता है तो डायरेक्ट उसका क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड। मतलब यदि मान लीजिए वेक्टर मैंने लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और आपसे मैंने बोला कि इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड बताइए मॉडुलस, तो आप क्या करेंगे, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट ओवर 13, राइट। अब मैंने बोला नहीं इस वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर बताइए, ए कैप वेक्टर यही होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन यही होना चाहिए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल, ए बार इज इक्वल टू गिवन वेक्टर को क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे उसी के मॉडुलस से, ये सिखाया मैंने आपको, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि मॉड आप निकाल चुके हो। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा आपको, यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब यहां पर जैसे ये वेक्टर ए है, अब इसका ये आपने मॉडुलस निकाल लिया, पर मैंने बोला नहीं इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो ए कैप, तो आप क्या बोलोगे, ए बार अपॉन मॉड ए, तो आपका जाएगा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j और मॉड ए क्या जाएगा, रूट ओवर 13, तो ए कैप कितना हो जाएगा, 2 बाय रूट 13 i प्लस 3 बाय रूट 13 j, ये यूनिट वेक्टर हो गया आपका। इसका मॉडुलस कितना होगा 1, इसका मॉडुलस कैसे निकाल सकते हो, ये क्या दिख रहा है ax और ये क्या दिख रहा है ay, तो इसका मॉड कैसे निकालोगे, यदि मैं बोलूँगा चलो इसका मॉड निकाल के बताओ, तो इसका मॉड निकालने के लिए आप क्या करोगे, यदि मैंने आपसे बोला कि चलिए मुझे बताइए इसका मॉड, तो आपको पता है यदि वेक्टर ऐसा हो तो उसका मॉड ऐसे निकालते हैं, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये ए एक्स और ये वाई। अब इसका मॉड निकालना है ए कैप का, तो भी तो ऐसे करोगे, रूट ओवर 2 बाय रूट 13 स्क्वायर प्लस 3 बाय रूट 13 स्क्वायर, भाई मॉड ऐसे निकालोगे, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करके देखो, अब 1 ही आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो आप सॉल्व करके देखो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और √13 हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 9/13, रूट हट जाएगा, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा फिर 13, है ना, और हो जाएगा 4 + 9, 4 + 9 क्या होता है 13, 13 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 1, √1 मतलब 1। तो आना भी चाहिए क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो बच्चों इस तरीके से अपन वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। अब ये जो मैंने आपको सिखाया है वेक्टर का रिजोल्यूशंस इन 2 डायमेंशन, यदि मैं इसी वेक्टर का आपसे पूछूं कि बताओ फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बन रहा अल्फा, तो आप बता सकते हो डायरेक्शन। ये क्या हो गया ए बार का फर्स्ट वेक्टर से। तो वैसे तो आपके पास फॉर्मूला है, उससे भी बता सकते हो tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये डिराइव करवाया था मैंने। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ax और ay के बीच का एंगल कितना है 90। तो कितना जाएगा यहाँ पर tan अल्फा = b का मतलब सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है ay, यहाँ जाएगा sin 90, यहाँ पर हो जाएगा a मतलब फर्स्ट वेक्टर ax, यहाँ पर हो जाएगा b की जगह पर ay और ये जाएगा cos 90। cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 कितना होता है 1। तो कुल मिलाकर बचेगा ay/ax। ऐसे आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। या फिर यदि डायरेक्ट नहीं निकालना है, आपको फॉर्मूले की यूज नहीं करना है, तो आप यहां से भी देखें तो ट्रायंगल में भी आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहां पर tan अल्फा = क्या जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब इसका मैग्नीट्यूड और बेस मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो आपको दिख रहा है कितना आएगा ay/ax। तो अल्फा = क्या जाएगा tan इनवर्स ay/ax। तो इस तरीके से अपन इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। व्हाट इज अल्फा? एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको सिखाया रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। आपको क्लियर समझ में आया कि यदि ऐसा है, यदि हमको कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है a बार, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इसके 2 कंपोनेंट में, या तो इसको हम लोग लिखेंगे axi + ayg। मॉड कैसे निकालोगे? तो √ax² + ay²। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? वेक्टर अपॉन मॉडुलस और डायरेक्शन उससे। क्लियर? अब बच्चों जैसा मैंने ये सिखाया ना आपको, एग्जैक्टली ऐसे ही मैं आपको सिखा सकता हूं रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन का मतलब बच्चों ऐसा होगा, मुझसे स्टूडेंट बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि अब मैं भी सोचता हूँ क्या करना है, इतना बच्चों को समझ में तो आता है। अरे ये कैसा हो गया? नहीं बच्चों मज़ा नहीं आ रहा, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, शेप में। इसको देखता हूँ मैं, हाँ ये ठीक है। ये ठीक है।
ये बच्चों मान लीजिएगा आपका क्लासरूम है, तो आपको मालूम है क्लासरूम में फैन यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये ओरिजिन हो गया। अब फैन का मान लीजिए अपन बोलते हैं पी, तो आपको क्लियर दिख रहा है, इसकी पोजीशन ये बताओगे आप वेक्टर से। यहाँ से यदि आप ये जो फैन है ना, इसका मान लीजिए वेक्टर है ए बार, और ये आपको जो दिख रही है वो क्या हो गई, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई, वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कहाँ पर जाएगा, फ्लोर पर गिरेगा, यहाँ पर आएगा। तो ऐसा आप वेक्टर बना सकते हो, और फिर यहाँ से ऐसा इसको ऐसा ऐड कर सकते हो। यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मान लीजिए उसका नेम दे दिया आपने पीएम। फैन से जब परपेंडिकुलर आएगा तो कहाँ आएगा, फ्लोर पर आएगा। अब बच्चों ये एम से मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नेम दे दिया एम एन। यदि मैं यहां पर आपसे पूछूं कि ओ एम बार प्लस एम पी बार इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, ओ एम बार प्लस एम पी बार इज इक्वल टू, तो आपका सीधे आंसर हो जाएगा ओ पी। क्योंकि आप कहां से कहां ऐड करते हो, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। मतलब आपको दिख रहा है ये ओ एम और एम पी का ये क्या है, ओ पी रिजल्टेंट, राइट। इसी को मैं चाहूं तो ओ एम को मैं कैसा लिख सकता हूं, देखो ओ एम को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओ एन बार प्लस एन एम बार प्लस एम पी बार तो है ही, इज इक्वल टू ऑफ ओ पी बार। देखिए आप, मैं ओ एम को कैसा लिख सकता हूं, ओ एन ये वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर ये वेक्टर, तो इससे ये ओ एम वेक्टर बना, दिख रहा है आपको। ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एन प्लस एन एम। अब यदि मैं देखो ये एन एम जो वेक्टर है, इसका यदि लाइक वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो यहां पर बनेगा बच्चों सेम मैग्नीट्यूड का, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितना इसका ही है। तो यदि मान लीजिए मैंने इसको बोला है, ये ओ एन को मान लीजिए मैंने बोला ए एक्स बार, क्यों बोला, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये जो वेक्टर है इसको मैंने नेम दे दिया ए वाई बार, और ये जो वर्टिकल दिख रहा है ना जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, इसका लाइक वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ऐसा आ जाएगा जेड एक्सिस पर, इसको मैं क्या नेम दे दूंगा, ए जेड बार, राइट। मतलब यदि ये ए जेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए जेड। तो नेम रख दीजिए आप, ओ एन की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ए एक्स बार। एन एम की जगह क्या लिख सकते हैं आप, एन एम। तो ये दिख रहा है आपको ए वाई बार का ये लाइक वेक्टर है, तो इसको भी क्या बोलोगे आप, ए वाई बार, तो ये भी जाएगा ए वाई बार। और एम पी ये दिख रहा है आपको, तो ये ए जेड है तो ये भी ए जेड हो जाएगा, तो क्या लिखोगे यहां पर, ए जेड बार। और ओपी को तो ऑलरेडी आप बोल ही चुके हो, ए बार। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि हमको ये ए बार क्या मिला है, ये तीनों जो वेक्टर्स हैं, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, सेकंड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, थर्ड जेड एक्सिस, इन तीनों का क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट ए बार। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस ए वाई बार प्लस ए जेड बार। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए बार इज इक्वल टू, ये मैंने क्या कर दिया, वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया उसके थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। फर्स्ट कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, सेकंड कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, एंड थर्ड अलोंग द जेड एक्सिस। अब ए एक्स बार को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, ए एक्स आई, ए वाई को क्या लिख सकता हूं, ए वाई जे, और इसको क्या लिख सकता हूं, ए जेड के। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं इन 3 डायमेंशन, राइट। अब यदि मैं इसी में आपसे पूछूं कि बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं, और निकालने पर डेफिनेटली वो भी कितना आएगा, मॉड ए इज इक्वल टू सेम वैसे ही आएगा, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जैसा अपन ने 2D में किया था ऐसे ही आएगा। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए
मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए ए कैप, तो आप बोलोगे सर वेक्टर अपॉन मॉड ए, मतलब क्या हो जाएगा फिर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अच्छा एक और बात है बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया है उसमें मैंने ऐसा बोला था ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये था आपका वेक्टर ए बार। तो आपको क्लियर दिख रहा है ये वेक्टर ए बार एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग अल्फा बताते हैं, इसको बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में जो होता है वो होता है गामा, राइट। इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एक और चीज देखो, देखो ये ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मैं समझा रहा हूं ये पूरी फिजिक्स में यूज होने वाला है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन में कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों ये एंगल है थीटा, तो एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है बेस। यदि मैं यहां पर बोलूंगा आपसे साइन थीटा, तो आप बोलोगे P अपॉन एच, और यदि P इज इक्वल टू बोलूंगा तो आप बोलोगे एच साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही कॉस थीटा पूछूं मैं आपसे तो आपका आंसर होगा B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि मैं बेस पूछूंगा तो आप बोलोगे एच कॉस थीटा, राइट। मतलब मैं चाहूं तो यहां पर P ना लिखकर P की जगह क्या लिख सकता हूं एच साइन थीटा, और यहां B ना लिखकर क्या लिख सकता हूं एच कॉस थीटा, एच कॉस थीटा, है ना। अब इसमें क्या नया है बच्चों, ये मैंने अभी आपको एक सिंपल डायग्राम बनाया। अब चलो ये मैं बनाता हूं वेक्टर, ये भी बनाता हूं वेक्टर, और ये भी बनाता हूं वेक्टर। अब आपसे पूछूं कि बताओ मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपका आंसर होगा सर एच कॉस थीटा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो आप बोलोगे एच साइन थीटा, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो क्या बोलोगे एच एच। अभी यदि मैं यहां पर एक्सिस बना दूं, एक्स एक्सिस, और यहां बना देता हूं वाई एक्सिस, और इसी वेक्टर का यहां पर लाइक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, और इसका मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो आप अभी भी क्या बोलोगे एच साइन थीटा ही बोलोगे क्योंकि लाइक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं हटा देता हूं, तो ये वेक्टर हो गया एच, ये थीटा हो गया, ये एच कॉस हो गया, और ये एच साइन हो गया। तो बच्चों ये क्या दिख रहा था, इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये क्या दिख रहा था इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी यदि मैं आपसे पूछूं, देखो इसका मतलब है कि यदि ये वेक्टर है और मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, या ऐसा मान लीजिए, चलिए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर मान लीजिए फोर्स लग रहा है ऐसा 10 न्यूटन का, हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाकर 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है इस फोर्स को, तो कभी भी आप फोर्स मतलब वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो उसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और सेकंड कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। मैं पूछूंगा ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, तो आप तुरंत बोल सकते हो 10 cos 30, जैसा भी मैंने सिखाया उस बेसिस पर। रिजल्टेंट का हमेशा वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा, और इसको क्या बोलोगे रिजल्टेंट इनटू sin थीटा। तो ये उस वक्त जब अपन आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो मैंने सिखाया है इसका मैं और एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, हालांकि अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको हैवी होगा, पर चलिए अब आई गई बात तो बताता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी डेरिवेशंस में। ये एंगल थीटा है,
यहाँ पर कोई बॉडी है, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है mg। तो हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो इस वेट को रिजॉल्व करना पड़ता है। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है ग्रेविटेशन की वजह से। तो जब हम mg है, ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इस पर, तो हम इसके ऊपर इसको फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर तो सबसे बड़ी बात होती है एंगल कितना है, थीटा। तो बच्चों ये एंगल भी थीटा ही होगा। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा। कभी भी दो लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा होता है तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल थीटा होता है। तो ये जैसे हॉरिजॉन्टल दिख रही ना, इसकी परपेंडिकुलर वेट है, और ये जो दिख रही है इसकी परपेंडिकुलर ये है। तो जब ये दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो फिर ये वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए, जो एंगल बना रहा वो होना चाहिए mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए, mg sin थीटा। कभी भी रिजल्टेंट का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू कॉस, और सेकंड कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर होता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू साइन। ये बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि मैं आगे फिर आपको एक बार समझाऊंगा, पर अब चूंकि वेक्टर चल रहा है इसलिए मैंने यहीं पर समझाया आपको। तो जब यहाँ पर ऐसी बात है तो यदि a है, यदि ये a है तो जब ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो यदि इस डायरेक्शन में इस a का मैं कंपोनेंट पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, a cos अल्फा। इसी तरीके से ये जो वेक्टर a है ये y एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो इसलिए इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, a cos बीटा। और ऐसी है वेक्टर a z एक्सिस से यदि गामा एंगल बना रहा है तो इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या जाएगा, a cos गामा। मतलब हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया इसके थ्री कंपोनेंट में। तो अब हम इस वेक्टर a को कैसा लिख सकते हैं, इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं a cos अल्फा i प्लस इसको लिख सकते हैं a cos बीटा j प्लस इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तो a cos गामा k, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कहलाती है डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब यहां पर मैंने ax की जगह क्या लिखा हुआ है, a cos अल्फा, ay की जगह क्या लिख दिया है, a cos बीटा, और az की जगह क्या लिख दिया है, a cos गामा, ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि आपसे पूछूं ये cos अल्फा इज इक्वल टू, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और बोलेंगे ax अपॉन a, राइट। ये cos अल्फा की वैल्यू आ गई। यदि मैं आपसे पूछता cos बीटा तो आप बोलोगे ay अपॉन a, राइट। अब मैं पूछता हूँ cos गामा इज इक्वल टू, तो आप क्या बोलोगे az अपॉन a, cos गामा इज इक्वल टू az अपॉन a। तो ये बच्चों cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इसको L से डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं, इसको N से डिनोट करते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अब इसमें भी मुझे आपको एक चीज बतानी है कि ये जो L स्क्वायर है प्लस M स्क्वायर है और N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो आप निकाल सकते हो। L मैंने आपको क्या सिखाया, देखो आप L इज इक्वल टू क्या बोला, cos अल्फा, है ना। मतलब आप यहां पर लिख सकते हो cos अल्फा स्क्वायर प्लस cos बीटा स्क्वायर प्लस cos गामा स्क्वायर इज इक्वल टू। अब cos अल्फा की वैल्यू आप यहां रख सकते हो, क्या थी आपकी ax अपॉन a। cos बीटा की वैल्यू रख सकते हो ay अपॉन a, और
कॉस गामा की वैल्यू रख सकते हो ए जेड अपॉन ए, है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये एलसीएम क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा सर ए स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? ए स्क्वायर। तो ये जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां बताइए क्या रख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो ना आप पीछे ये आपने मॉड निकाला था, मॉड ए इज इक्वल टू क्या निकाला था? रूट ओवर ए है। यदि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? मॉड ए स्क्वायर। तो यहाँ पर वही तो लिखा मॉड ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी क्या है? मॉड ए स्क्वायर। ये कैंसिल होकर के आ गया 1। मतलब कुल मिलाकर तुमने प्रूफ किया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर तुमने क्या प्रूफ किया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का समीशन किसके इक्वल होता है? इक्वल टू 1। तो ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ा रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशंस इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। अब अपन बच्चों पढ़ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो नेक्स्ट मुझे बताना है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभी हमको प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी मिलता है, और कभी कभी हम लोग वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ऐसा होता है। मतलब यदि 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और यदि प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और यदि 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसलिए मल्टीप्लिकेशंस आर डिफाइंड आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन फिर दोनों को पहचानो कैसे? तो हम लोग यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। यदि ए डॉट बी है तो पक्का है यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी, और यदि क्रॉस लगा देते हैं तो पक्का है इन दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो अब बच्चों अपन को सबसे पहले यही पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और फिर सेकंड अपन पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिफाइंड होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इसको रट लीजिएगा। अब यहां पर मान लीजिए बच्चों ये फर्स्ट वेक्टर है ए बार, ये है सेकेंड वेक्टर बी बार, और ए और बी के बीच का एंगल है सपोज थीटा। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को अपन पॉजिटिव मानते हैं ना भाई। आप जब क्वाड्रेंट बनाते तो ऐसे बनाते ना 0 डिग्री, यहाँ 90 लेते हैं ऐसा, और यदि ऐसा ले लो तो इसको क्या बोलते हैं? -90।
यदि आप लाइन ड्रॉ करते हो ये एंगल हुआ तो क्या बोल देते हैं 30 डिग्री, और ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे तो क्या लिखोगे -30। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा होता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा होता है नेगेटिव। ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही बात बोल रहा हूँ कि मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल है थीटा इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि बच्चों ये O है, ये P है और ये Q है, और Q से यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और नेम दे दूं M, QM, तो अब यदि मैं इसी को लिखूं A डॉट B, तो मैं लिखूंगा मॉड A इंटू मॉड B इंटू कॉस थीटा। ये जाएगा A इंटू B इंटू कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में देखो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब OM और हाइपोटेनियस मतलब इस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड मतलब B। ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि हमको क्या मिला, हमको मिला A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू OM। तो A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू, ये बच्चों OM को अपन क्या बोलेंगे, तो एक रॉड है, ये एक रॉड ये है, इसके ठीक ऊपर आपने बल्ब जला दिया, तो इस बल्ब की लाइट जो है वो यहाँ से ऐसी पड़ेगी और यहाँ तक आएगी। यहाँ पर क्या रहेगा, शैडो, इस रॉड की शैडो रहेगी। तो इसको अपन बोलते हैं, ये जो सेकंड रॉड दिख रही है उसका प्रोजेक्शन किस पर, फर्स्ट रॉड पर। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर OM क्या होना चाहिए, OM होना चाहिए सेकंड वेक्टर B का फर्स्ट वेक्टर पर प्रोजेक्शन। तो इसलिए इसको अपन OM को क्या लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार, ऐसा लिखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है। सेकेंड A डॉट B होता है मॉड A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। फिर थर्ड बच्चों, ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। थर्ड, A डॉट B इज नॉट इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A होता है। आपको प्रूफ कर सकता हूं मैं, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो आप लिखेंगे A डॉट B, और A डॉट B क्या लिखेंगे, AB cos थीटा, है ना। यदि मैं बोलूंगा राइट हैंड साइड लिखो तो आप लिखेंगे B डॉट A। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर B डॉट बोल रहे तो B क्या हो गया फर्स्ट वेक्टर और A क्या हो गया सेकंड वेक्टर, और B से A के बीच का एंगल ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे B इंटू A इंटू कॉस, और एंगल कौन सा लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको ऑलरेडी पता है ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना होगा, यदि पूरा रिवॉल्यूशन होता तो कितना होता 360, ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल क्या होगा 360 माइनस थीटा। तो यहां पर आएगा cos 360 माइनस थीटा। अब आप लोग याद करो ASTC मेथड, तो आपको मालूम है 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ के लिए मैंने बताया था ASTC मतलब यहाँ cos कैसा होता है पॉजिटिव, तो 360 का रेंट तो नो चेंज, इसलिए आप इसी को क्या लिखोगे B इंटू A, कॉस की जगह कॉस ही आएगा, थीटा की जगह थीटा आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से क्या आएगा पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर ये क्या मिल गया आपको B इंटू A इंटू कॉस थीटा। मान लीजिए A का मैग्नीट्यूड होता है 2, B का मैग्नीट्यूड होता है 3, और यहाँ पर होता है cos 60, तो कितना आता 2 इंटू 3 इंटू cos 60 मतलब 1/2, 2 कैंसिल हो जाता 3 आ जाता, स्केलर प्रोडक्ट कितना मिलता 3। अब यहां से देखो तो B की वैल्यू में कितनी बता रहा हूं 3, ये 2
और cos 60 मतलब 1/2, तो इसको कैंसिल कर देगा तो क्या आ रहा है 3। तो इसका मतलब ये हुआ चाहे हमने ए डॉट बी निकाला चाहे हमने बी डॉट ही निकाला, दोनों कैसे सेम है। इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। जैसा मैंने ये प्रूव करवाया वैसे ही डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब ए का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वेक्टर बी में और वेक्टर सी में, तो इसको भी फॉलो करता है, राइट। नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इफ थीटा इज इक्वल टू 0। यदि पैरेलल वेक्टर्स है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। यदि टू वेक्टर्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो स्वाभाविक है उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। अब यदि थीटा 0 है तो cos 0 कितना होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 1। cos 0 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा, राइट। यदि मैं यही आपसे पूछूं, देखिए मैंने अभी कौन सा 5th पॉइंट बताया, इसी 5th पॉइंट में यदि मैं पूछूं आपसे ए डॉट ए, तो आप क्या बोलोगे, मॉड ए इंटू कॉस 0। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, लाइक वेक्टर कैसे होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में सेम, तो थीटा की वैल्यू 0 जाएगी, तो cos 0 कितना होगा, 1, तो जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, है ना। यदि मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर को क्या बोलोगे आप, ए प्लस बी बोलोगे। अब जैसे ये ए प्लस बी वैक्टर है वैसे एक और वेक्टर में ड्रॉ कर दूं तो इसको भी क्या बोलोगे आप, ए प्लस बी बोलोगे। मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए, लाइक वेक्टर हो गए ये दोनों वेक्टर। तो जो मैंने यहाँ पर सिखाया उसका मतलब हो गया ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर, इनकी जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, राइट। अच्छा बच्चों, यदि मैंने ये जब तुमको इतना सिखाया है, इसी में मैं क्वेश्चन करूं तुमको आई डॉट आई, तो क्या लिखोगे, मॉड आई इंटू कॉस 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, ये दोनों यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि आई डॉट आई, मॉड आई कितना होता है, 1, ये भी मॉड आई 1 और cos 0 भी कितना होता है, 1। इसका मतलब आई डॉट आई की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1। तो जब आई डॉट आई 1 मिला है इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट आई इज इक्वल टू होगा जे डॉट जे इज इक्वल टू होगा के डॉट के, और ये सब किसके इक्वल होंगे, 1 के, है ना। नेक्स्ट 5th के बाद 6th पॉइंट, यदि टू वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो यदि ऐसा करूंगा तो तुम लोग बोलोगे ना ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब कभी भी टू वेक्टर्स को अपन मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट निकालें, और यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब वो वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर।
यदि मैं आपसे पूछूंगा यदि इसका मतलब आई डॉट जे, तो क्या बोलोगे? मॉड आई मॉड जे इंटू कॉस 90। क्यों? क्योंकि आई किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और जे किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। इसलिए यहाँ cos 90 आएगा। cos 90 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब आई डॉट जे की वैल्यू कितनी आएगी? 0। यदि आई डॉट जे 0 आया है तो मैं पूछूंगा जे डॉट के कितना होगा, तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि जे किस डायरेक्शन में? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और के किस में? जेड एक्सिस। और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसी होती है? परपेंडिकुलर। यदि मैं पूछूंगा आई डॉट के कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा 0 होगा सर, क्योंकि आई एक्स एक्सिस है और के क्या है? जेड एक्सिस है ना। तीनों एक्सिस एक दूसरे पर कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, राइट। तो ये हो गया बच्चों 6 पॉइंट। अब 7 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड सेकेंड वेक्टर बी बार इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ऐसे 2 वेक्टर्स हैं और आपसे पूछा जा रहा है ए डॉट बी कितना होगा। तो बहुत सिंपल, आप क्या करोगे? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट, फिर यहां पर क्या करोगे? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ऐसा करोगे, बीच में डॉट रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, तो पहले ए एक्स आई वैक्टर है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो क्या जाएगा? ए एक्स आई डॉट पी एक्स आई, फिर प्लस ए एक्स आई डॉट बी वाई जे, फिर ए एक्स आई डॉट बी जेड के, प्लस ऐसे नेक्स्ट करोगे ए वाई जे को भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ए वाई जे डॉट बी एक्स आई आ जाएगा, प्लस ए वाई जे डॉट बी वाई जे आ जाएगा, प्लस ए वाई जे डॉट बी जेड के आ जाएगा, प्लस फिर ए जेड के को मल्टीप्लाई करोगे, तो ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस ए जेड के डॉट बी वाई जे आ जाएगा, प्लस ए जेड आई डॉट बी जेड के, ऐसा आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि अब कितना होगा ए डॉट बी, तो अब आपके लिए एकदम सिंपल हो गया। ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ये वेक्टर ए है ना, 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी कितना है? मान लीजिए 5i प्लस 6j प्लस 7k। तो ये ax हो गया, ये bx हो गया, ये ay हो गया, ये by हो गया, ये az हो गया, ये bz। तो अब नंबर्स को तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। आप डॉट प्रोडक्ट किसका निकालते हो? वेक्टर्स का। तो यहाँ पर वेक्टर क्या दिख रहा है आपको? आई डॉट आई, बाकी ये तो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और आई डॉट आई में भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है? 1। आई डॉट जे कितना होगा? 0। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है? 1। लेकिन आई डॉट जे कितना होगा? 0, क्योंकि आई और जे कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। ऐसे आई डॉट के भी कितना होगा? 0। ऐसे जे डॉट आई भी क्या होगा? 0, क्योंकि जे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस। जे डॉट जे कितना होगा? 1। फिर जे डॉट के कितना होगा? 0। फिर के डॉट आई कितना होगा? 0, क्योंकि ये जेड एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है ना। डिफरेंट एक्सिस हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर। फिर के और जे, तो ये भी कितना होगा? 0। लेकिन यहां पर था आपका ए जेड के था बच्चों, यहां पर ए जेड के
डॉट बी जेड के, तो के डॉट के कितना होगा 1। तो कुल मिलाकर क्या बचेगा यहाँ पर, ये भी सब जीरो हो जाएंगे, केवल एक ये बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई, और लास्ट में क्या बचेगा ए जेड बी जेड। तो ये फॉर्मूला होता है किन्हीं भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने का। और आपको दिख रहा है ये दोनों वेक्टर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो भी आंसर आया है वो आई जे के फॉर्म में नहीं है। यदि आई जे के फॉर्म में नहीं है इसका मतलब कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। तो कौन सा प्रोडक्ट मिला है, स्केलर, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। देखो इसका एग्जाम्पल ये देखो, ये क्या हो गया ए एक्स, ये क्या हो गया बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। अब यदि मान लो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना तो क्या बोलोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो जैसे फॉर्मूले के हिसाब से ए एक्स बी एक्स तो क्या जाएगा 2 × 5 प्लस ए वाई बी वाई मतलब 3 × 6 प्लस ए जेड बी जेड मतलब 4 × 7। आपको दिख रहा है यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 10, ये जाएगा 18 और ये जाएगा 28, है ना। तो कुल मिलाकर ए डॉट बी की वैल्यू जो मिल रही है 28 + 28 56। आपको दिख रहा है ये प्योरली नंबर आया है, मतलब स्केलर क्वांटिटी, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो आपका लास्ट, इसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी मैंने तुमको सिखाया है टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वेक्टर, चलिए ये बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको। आज बस इतना ही है, ठीक है।